इसी दौरान डॉक्टर आफ्ताब मुस्तर साहब जो कि माहिर उरूज़ हैं, शायर हैं, तनकीद निगार हैं, तशरीफ़ लाए। हम उन्हें खुशामदीद कहते हैं और दीगर मेहमान गिरामी को भी इदारा चमनिस्तान हमदनात और शुबे इस्लामी तारीख़ की जानिब से मैं खुशामदीद कहता हूँ। अब मैं दरख्वास्त गुज़ार हूँ जनाब डॉक्टर इरफ़ान अहमद बेग साहब से, जो तमग़े इम्तियाज़ के हामिल हैं, कई कौमी और बैनुल-अक़वामी अवार्ड्स ले चुके हैं। तदरीस, तहक़ीक़, तनकीद का 40 साला तजुर्बा आप रखते हैं। मुल्क की बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ में आपने लेक्चर्स दिए हैं। 17 किताबों के मुसन्निफ़ हैं और 2000 से ज़्यादा तहक़ीक़ी मक़ालात आपके शाया हो चुके हैं। तो ये हमारे लिए खुशनसीबी है कि ऐसी शख्सियात आज इस ऐवान में मौजूद हैं। तो मैं चाहूँगा कि तलबा और तालिबात अपनी पूरी तवज्जो इस जानिब रखें और जो गुफ्तगू हो रही है उसको समाअत करें। बिल्कुल हो सकता है कि अभी आप उस सतह तक ना पहुँचें, सारी बातें आपको समझ में ना आएँ, लेकिन आप सुनने की आदत डालें तो आहिस्ता आहिस्ता आप के लिए उसकी तफ़हीम भी आसान हो जाएगी। डॉक्टर इरफ़ान अहमद बेग साहब। शुरू अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान और नहायत रहम वाला है। जनाब डॉक्टर रियाज मजीद साहब, ताहिर सुल्तानी साहब और तमाम अहबाब की इजाज़त से मैं कोशिश करूँगा कि जो उन्वान है इसका, बलूचिस्तान की निसाबी कुतुब, हम्द व नात और इनकी तदरीस। बलूचिस्तान तो चूँकि इसका ताल्लुक़ है और उस हिसाब से, लेकिन ये एक वसी तनाजुर में मैं इसको पूरे पाकिस्तान के हवाले से कि निसाब साजी के क्या तकाज़े हैं, हम कहाँ हैं, ये ज़रा टेक्निकली तौर पर कोशिश करूँगा और ऐसे अंदाज़ में कि आपके आसानी से वो तमाम बातें आपको समझ आ जाए। पहले सिर्फ ये कहूँगा कि मैंने 1974 में मैट्रिक पास किया था और उसके बाद प्राइमरी टीचर लगा और अब तक कोई 10 साल में स्कूल में प्राइमरी, मिडिल, हाई स्कूल पढ़ाता रहा, फिर कॉलेजेस में पढ़ाता रहा, फिर यूनिवर्सिटी में। तो यूँ समझिए कि पहली जमात से लेकर पीएचडी तक के तलबा व तालिबात को एक पढ़ाने का या कुछ सिखाने का मौका मिला। अच्छा, अब इसमें मैंने जो सीखा ये नहीं कि सिर्फ उस्ताद ही, सिर्फ शागिर्द ही या तालिब इल्म ही सीखता है, नहीं, उस्ताद भी सीखता है। मैंने जो सीखा कि पहली जमात से लेकर के पीएचडी तक पढ़ाने के जो अवामिल हैं, इसके दरमियान जो एज ग्रुप हैं उनके तकाज़े क्या हैं। अब मैं थोड़ी सी टेक्निकली आपको बताऊंगा कि देखिए, एक हम तालीम में एक मुसल्लस लेते हैं, त्रिकोण लेते हैं, ट्रायंगल लेते हैं, किताब, तालिब इल्म और टीचर। किताब कितनी अहम है, उसको किस तरह माहिरीन ने उन तकाज़ों के मुताबिक बनाया है जो हमारे कौमी तकाज़े हैं। जहाँ तक निसाब हैं, इसके तकरीबन पाकिस्तान में 2 हिस्से हैं कि एक वो टेक्निकली या साइंस के सब्जेक्ट हैं जो पूरी दुनिया में यकसा हैं, जिसकी सारी टर्मिनोलॉजी, अंदाज, पढ़ाई, टीचिंग मेथडोलॉजी वगैरह सब अलग है। और दूसरे वो हैं जो आपको आपकी सकाफ़त, आपके अदब, आपके माशरे से मुताल्लिक़, आपकी तारीख़ से मुताल्लिक़ बताते हैं। अब जो आपको आपकी तारीख़, आपकी माशरत, आपके दीन आपके हिसाब से बताते हैं, उसके लिए फिर आपको अपना तरीक़ाकार अपनाना पड़ता है, दूसरों की जानिब नहीं देखना। हाँ, थोड़ा बहुत इस्तिफ़ादा कर सकते हैं, जैसे लोगों ने अभी माहिरीन नफ्सियात और उनके हवाले से बताया। अब दूसरी चीज़ आती है कि टेक्निकली आप देखते हैं कि तफ़हीम कहाँ तक हो रही है और जो कुछ हम पढ़ा रहे हैं क्या वो उसका तकाज़ा है, उससे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो रही है, क्या किरदार साजी हो रही है हमारे नौजवानों की, हमारे बच्चों की, हमारे तालिब इल्मों की। देखिए,
दो चीज़ें हैं, एक जो टारगेट जब हम कहते हैं हदफ जिसको हम तय करते हैं निशाना लगाने के लिए, उसमें अगर आपकी बंदूक की नाल ज़रा सी टेढ़ी है तो आप लाख जतन कर लें, आप निशाने से कोई 2 गज 4 गज ऊपर जा कर के आपकी वो गोली या वो लगेगा। और इसी तरह अगर आप अच्छे निशानाबाज नहीं और आपने निशाना लिया और अगर आपके मुताबिक 1 इंच का फ़र्क है टारगेट में यहाँ से जो देख रहे हैं, तो जहाँ तक पहुँचते पहुँचते फिर 5-10 गज से इधर उधर हो जाएगा, 50-60 फुट। अब दूसरी आती है कि आमोजिश या तदरीस के बाद जो टीचिंग के बाद लर्निंग है। मैं एक एंड पर बैठा हूँ और आप रिसीविंग एंड पर बैठे हुए हैं, तो क्या जो कुछ मैं कह रहा हूँ वो पूरी तरह आपको समझ आ रहा है, आपके फहम में पहुँच रहा है और जो निसाब में दिया गया है उसके मुताबिक डेवलपमेंट हो रही है? हम आप सभी जो है जो बैठे हुए हैं, हम बचपन में ये किया करते थे कि छोटे छोटे कागज़ के पुर्जे किए, वो आदसी शीशा महोदय बरसा मैग्नीफाइंग गिलास सूरज की तरफ किया और थोड़ी देर में देखते थे कि उन पुर्जों में आग लग जाती थी। अब होता क्या है कि आपने सारी सूरज की किरणें एक नुक्ते पर फोकस की तो उसमें आग भड़क उठी। ये वो नुक्ता है पढ़ाने का कि जहां आप पूरे लोगों को लेकर उस नुक्ते पर फोकस कर देते हैं जो आप समझाना चाहते हैं। अगर आप ये समझाना चाहते हैं कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लो कलम तेरे हैं, तो एक तो आपका अंदाज ऐसा होगा, एक ही है कि उसके जो आप जो पढ़ाते हैं, हमारे ज़माने में जब हम प्राइमरी टीचर हुए तो खुशकिस्मती के दिन थे, लोग ज़रा अच्छे थे, माहिरीन तालीम, वो हमारे साथ एक टीचिंग गाइड दिया करते थे टीचर्स के लिए। एक किताब है निसाब की, उसके साथ वो टीचिंग है। अब मैं आता हूँ ज़रा बलूचिस्तान की तरफ। देखिए, मैं जिस खत्ते से आया हूँ मुझे फ़ख्र है कि वो पाकिस्तान का रकबे का 43% है, निस्फ पाकिस्तान है। हमारे पास 1000 किलोमीटर समुंदर है, जिसमें से 770 किलोमीटर बलूचिस्तान के पास है। ईरान से हमारी वाहिद सरहद मिलती है पाकिस्तान की 950 किलोमीटर, वो बलूचिस्तान के पास है। आपके पास सेंट्रल एशिया से जितने भी फातहीन आए और इधर जो बैठी हुई है, जो कल्चर और इसकी तनव्वो नज़र आ रहा है सकाफ़त का, यहाँ जो उर्दू के हवाले से बोलने वाले, मैं ख़ुद माफ़ कीजिएगा अहले ज़बान कहिए या उर्दू स्पीकिंग कहिए, उसके हवाले से मैं ख़ुद अहले ज़बान हूँ। मेरे वालिद भी हिंदुस्तान से हिजरत करके आए थे रायपुर से, और वो कोयटा आबाद हो गए थे। लेकिन हम सब जो भी हैं यहाँ, मैं बताता चलूँ कि हम सिर्फ 20 नस्लें, 1600 कुछ में जब ये शाहजहां का दौर है, इससे पहले हमारा कोई भी नस्ल में उर्दू नहीं बोलता था। मैं इस बात से यहाँ डॉक्टर साजिद हुसैन कराची के हैं मेरे दोस्त, उनसे इत्तेफाक करूँगा। बहुत सी बातें आई अहले ज़बान, उर्दू स्पीकिंग वगैरह, उन्होंने एक नई इस्तिलाह ईजाद की है, उर्दू ज़ाद। यानी कि हम जो हैं, जो उर्दू बोलने वाले हैं, वो 5-10 नस्लों पीछे या पश्तो बोल रहे थे, या फ़ारसी बोल रहे थे, या तुर्की बोल रहे थे, या कोई और ज़बान बोल रहे थे। हम उस तरह से अहले ज़बान नहीं हैं जिस तरह पंजाब में पंजाबी, बलूचिस्तान में बलूची ज़बान बोलना, सिंध में सिंधी ज़बान बोलना, या दुनिया के किसी और ख़ित्ते में जहाँ 5-5 हज़ार 5.5 हज़ार साल से लोग ज़बानें बोल रहे हैं। अब आती है उर्दू की तफ़हीम। देखिए, अब पाकिस्तान बन चुका है, 76 बरस हो गए हमने आज तक ये तवज्जो नहीं दी कि हमारे बाकी सूबों में उर्दू बोलने वालों की तादाद कितनी है और वहाँ के मुकामी, वहाँ के लोगों के पाकिस्तानी जो हैं उनकी तादाद कितनी है और उनको कौन कौन सी मुश्किलात पेश आती हैं। बलूचिस्तान के हवाले से जो मैंने 2-4 चीज़ें निकाली, इब्तिदाई क्लासों में पहली ता पंजम या 8वीं जमात तक हमारे पास बरोही, बरावी, बलोची, पश्तो, सराइकी, हज़ारगी, दर्री ज़बान से ताल्लुक़ रखने वाले बच्चे आते हैं जो घर में अपनी मादरी ज़बान बोलते हैं। ठीक है, अब आप हैरान होंगे
आपके यहाँ या अरबी में जो खैर है वो बलोची में शर है। जब वो बलोच आपसे बात करेगा शर्रे वशे, यानी आप ठीक हो, खुश हो, बराबर हो। अब देखिए कि अगर आपने नात में उस बच्चे के लिए जो पहली, दूसरी, तीसरी जमात में पढ़ रहा है और कहीं खैर का लफ्ज़ और शर का लफ्ज़ इस्तेमाल किया तो ज़रा सोचिए क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तोबा नाउज़ो बिल्लाह, बाज़ अल्फाज तो इतने बुरे माने लगते हैं। गुल का मतलब गार्बेज, फुसला पश्तो ज़बान में। इसी तरह और पश्तो ज़बान में बहुत ही बुरा लफ्ज़ है, हाँ, जो अरबी के अंदर कुन है। अब हमें ये एहसास ही नहीं है कि हम आपको ज़रा आप आबादी का निकालिए कि पाकिस्तान में कितने लोग उर्दू बोलने वाले हैं, कितने पंजाबी, कितने दूसरे बोलने वाले हैं। लिहाजा मेरी तजवीज़ ये है कि जब आप प्राइमरी 8वीं जमात तक के लिए निसाब तरतीब दें तो नए जो शायर हैं, नात गो शायर हैं, पहले तो उनको जैसे इन्होंने फरमाया कि तफहीम का और टीचिंग का एक मेथड है कि पहले आप उन अल्फाज, पहली दूसरी जमात में वो अल्फाज इस्तेमाल करते हैं जो 2 रुकनी 6 रुकनी होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 2 सेलेबल्स के, 3 सेलेबल्स के। अब वो ताकि उनको फहम भी आसान हो उसका, और उसका जो आप समझाना चाहते हैं वो उस तक मुंतकिल हो जाए। और दूसरी बात यह कि आप नातख्वां जो आप लेना चाहते हैं, जो प्राइमरी से 8 बल्कि 6ठी 7वीं जमात तक, उनको बाकायदा तरबियत कीजिए। उनको बताइए कि बलोची, पश्तो, फारसी और इस ज़बानों में क्या अल्फाज किस माने में आ रहे हैं और आपके क्या आ रहे हैं, ताकि एक तो नात और हम्द की हुर्मत का तकाजे पूरे हों और दूसरा उसको पूरी तरह बात समझ में आ जाए। समझे? अगर आप यहाँ पर बैठ के सिर्फ ये सोचते हैं, हमारा मसला यही है कि हम फील्ड में नहीं जाते, हम पाकिस्तान कहलाते, हम कभी पाकिस्तान घूमते नहीं, उसके दश्त में, उसके सहराओं में, उसमें नहीं जाते, देखते नहीं कि वहाँ ज़िंदगी क्या है, वहाँ पाकिस्तानी क्या बोल रहा है, वहाँ पाकिस्तानी क्या महसूस कर रहा है। मुझे फ़ख्र है, मैं जिस जगह से आया हूँ, तारीख़ साबित करती है कि हलब शाम से बलोच निकले थे और इस इलाके में पहले जो ईरान का सिस्तान और बलूचिस्तान है और फिर यहाँ पर आबाद हुए। तो ये तो पहला खित्ता है जिसमें मुसलमान आए हैं, और वो मुसलमान आए हैं जो नस्लन मुसलमान हैं, अरब से लेकर आए हैं। तो आप पहले तो ये चीज़ देखिए। अब उसके साथ कुछ और सकाफती तकाज़े, एक तो ये है कि वक्त बहुत कम है, मैं कोशिश करूँगा जल्द अज जल्द इसको पूरा कर सकूँ। अब दूसरी चीज़ जो मैं मुख्तसरन करूँगा, दूसरी चीज़ ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतालिक जो नातें वग़ैरह हैं वो बड़े असातिज़ा की ज़्यादातर हमारे यहाँ शामिल हैं। यहाँ मैं ये बताता चलूँ कि मैं बलूचिस्तान टेक्स्ट बुक के हवाले से पहली जमात से लेकर 12 जमात तक की जो किताबें टेक्स्ट बुक की हैं, उर्दू की और पाक स्टडी की, उनका मैं एडिटर हूँ, मुदीर हूँ। या मैं देखता हूँ कि इसमें क्या किस तरह। अब जब मैंने उनको तजवीज़ पेश की तो वो इस काबिल नहीं है कि वो इसको पूरी तरह वो कर सकें। कोई फ़ंड के मसले हैं, जो हमारा फेडरल का बैरो ऑफ करिकुलम है उसके तकाज़े। अब हमने ले लिया असातिज़ा की नातें, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब जब हमने असातिज़ा की नातें ले ली हैं, उसके तकाज़े, उसमें एक लफ्ज़ जो हम सब यहाँ बैठे हैं और फ़ख्रिया अल्हम्दुलिल्लाह हम ये कहते हैं कि आशिक़ रसूल, लेकिन कभी आपने, ये जो मेरे बच्चे बैठे हैं, ये इस बात को बड़ी अच्छी तरह फील करेंगे कि इश्क का लफ्ज़ जो ये इंडियन फिल्मों और ये जो सोशल मीडिया पर जैसा जलील हुआ है, तो बनाउज़ु बिल्लाह, जो अपने मुक़द्दस तरीन मर्तबे से गिरा है। अब हमें चाहिए कि जब नई नस्ल को आप पढ़ा रहे हैं तो हुब्बे रसूल कहें। हुब्बे रसूल में अब भी तक़द्दुस शामिल है, हालांकि इश्क वो ज़बरदस्त लफ्ज़ है जो शायद किसी और ज़बान में ना हो, कि इश्क
बिल्कुल। तो जैसे मैंने कहा था ना कि आपने फोकस किया किरणों से और वो मौजबत तक आग लग गई, बिल्कुल एक नुक्ते पर आप देखते हैं। किसी वो शायर का असातिज़ा में से शेर है ना, या तेरा तस्करा करे हर शख्स या कोई हमसे गुफ्तगू ना करे, या ये कि तस्करा मैंने मोहब्बत का किया था एक बार, तादमे मर्ग ज़बान से मेरी छाले ना गए। इस कदर डूब कर जब कोई बात मिदत में और नबी के और नात कहता है या हमद कहता है तो वो तो उसकी तो बात और है। लेकिन जब आप तकाजे रखते हैं, दूसरी चीज़ जो आखिर की है मैं उसको बताऊंगा। आप सब सोचते हैं मेरे नबी के औसाफ, उनकी सीरत, उनके जो पहलू नेक पहलू हैं वो किसी भी इंसान में कामिल अंदाज से हो ही नहीं सकते। ये हमारा ईमान है और जाहिर सी बात है। बादस खुदा किस्सा मुख्तसर। तो अब हम जब आएंगे कि हमने इस वक्त आज के दौर में अपने नौजवान को कैसे तैयार करना। देखिए, मुझे जब मैं एक मुआवजे की स्टडी कर रहा था, एक ज़माने में रिसर्च कर था मेरे को कि रशिया क्यों टूट गया और उसने इतनी तरक्की क्यों नहीं की और चाइना ने इतनी तरक्की क्यों की, तो उसमें एक दो पॉइंट मेरे सामने आए। एक ये है कि वो अताते अमीर, जो ऑर्डर दिया गया उसको तस्लीम करते हैं। नंबर दो, उनके यहाँ हकूक़ की बात बाद में होती है, फ़राइज़ की बात पहले होती है। तीसरी चीज़ ये कि वो इतने मुस्तकिल मिजाजी से काम करते हैं कि पहले उन्होंने वो दीवारें चीन बनाई और अभी आपको मालूम है कि उन्होंने हज़ारों किलोमीटर वो जो सहराई गोभी बढ़ रहा था उसकी वो ग्रेट ग्रीन वॉल बना दी। फिर लॉन्ग मार्च का एक वो है। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी जो बुनियाद है वो यही है कि अताअत, और दूसरा मुस्तकिल मिजाजी, कुव्वत बर्दाश्त और सख्त मेहनत। शेब अबी तालिब देखिए, जंग ओहद देखिए, जंग खंदक देखिए। आज के ज़माने पर मैं बाप को बात करता हूँ, आज सारे कह रहे हैं कि जी मईशत ऐसी हो गई, फलाना हो गया, ये हो गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर पेट पर पत्थर नहीं बांधते तो फतह मक्का मुमकिन नहीं थी। माशी तौर पर ग़ुलामी कबूल नहीं की, किसी जगह कजी नहीं दिखाई, किरदार में कमज़ोरी नहीं की, कौमी हमीयत का ख्याल रखा, तब कहीं जा कर के जो है थोड़े से अरसे में हमने वो अचीव। क्या आज हम इस बात पर पूरी बहैसियत कौम आमादा हो जाए कि आज हम अपने वसाइल पे जिंदा रह सके तो क्या हमें कोई रोक सकता है? ये चीज़ें हैं। तो मेरे अर्ज़ ये है कि जब नात अगर आप शामिल करते हैं और हम शामिल करते हैं निसाब में, तो शोरा की एक ऐसे शोरा जिनका तालीम से भी ताल्लुक़ हो, जो निसाब की अहमियत को भी जानते हों, जो टीचिंग मेथडोलॉजी से वाकिफ़ हों, उनका एक ग्रुप बनाइए, खुसूसी तरबियत दीजिए और फिर इसको हथियार के तौर पर इस्तेमाल कीजिए जिससे कौम एक सीसा पिलाई हुई दीवार बन जाए। लोग समझ सकें कि मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम क्या था। और अगर हम नहीं समझ सकते, सिर्फ उनसे इश्क का इजहार क्या, सिर्फ यही है कि आप झूमते रहें और उसके अंदर मांगा, आप उस जैसा बनिए जो उन्होंने कहा है। आप क्यों नहीं बनते? क्यों नहीं सौ की रोटी खाते और क्यों नहीं गैरत के मारे खड़े रहते? तो मेरी यही अर्ज है। वक्त थोड़ा था, लिखा हुआ मकाला है वो मैं पेश कर दूंगा। जनाब को शुक्रिया, नवाज़।